के नाम से आपने सुना होगा। चाणक्य एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, बहुत ही बड़े शिक्षक थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। राजनीति विज्ञान पे ग्रंथ है अर्थशास्त्र। इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन थे? चाणक्य। जाति से ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण उस समय भारत विदेशियों के आक्रमण से त्रस्त था। विदेशी आक्रमण करने की सोच रहे थे भारत पे। एक व्यक्ति जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, यूनान का रहने वाला था। यूनान यूरोप महाद्वीप का एक देश। यूरोप से आया था ये व्यक्ति, नाम था सिकंदर। ये भारत पे आक्रमण करना चाहता था। ये यूनान से चला था पूरी दुनिया को जीतने। इसका मकसद था पूरी दुनिया को जीतना। जीतते जीतते ये बहुत सारे देशों को रौंदता हुआ भारत तक पहुंच गया। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पे, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पे यहाँ ये उत्तर और ये दक्षिण, इधर ये पश्चिम और इधर ये पूरब, तो ये बीच का हिस्सा ये कहलाता है उत्तर पश्चिम। तो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पे सिकंदर पहुंच गया। और इधर ये बिहार में यहाँ साम्राज्य मगध। मगध पे उस समय नंद वंश का शासन था। यहाँ तक्षशिला थी पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में तक्षशिला नाम का एक विश्वविद्यालय था। और इस विश्वविद्यालय के एक प्राचार्य चाणक्य थे। चाणक्य को ये लगा कि अगर सिकंदर ने यहाँ तक आक्रमण कर दिया तो वो भारत को अपने कब्जे में कर लेगा और भारत विदेशियों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए चाणक्य यहाँ तक्षशिला से चलकर कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद नंद वंश के राजा धनानंद के पास पहुंचा। उसने आगाह किया कि सिकंदर का आक्रमण होने वाला है भारत पे, हो सके तो इसको बचा लो। लेकिन सिकंदर, वो क्या नाम है, धनानंद ने चाणक्य की बात पे ध्यान नहीं दिया और उसने चाणक्य को ये कह दिया कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो। हम एक बलशाली शासक हैं, सिकंदर की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे शासन में आ सके। और उन्होंने चाणक्य को अपने दरबार से बिना कोई मदद किए धक्के देकर निकलवा दिया। चाणक्य यहाँ अपमानित होकर जैसे ही दरबार से बाहर निकाले गए, इन्होंने अपनी शिखा खोल ली, अपने चोटी के बाल खोल लिए और इन्होंने कसम खाई कि जब तक मैं नंद वंश को समूल नष्ट ना कर दूंगा, मैं अपनी शिखा के बाल नहीं बांधूंगा। ऐसा चाणक्य ने क्या शपथ ली कि मैं अपनी शिखा के बाल तब बांधूंगा जब नंद वंश को नष्ट कर दूंगा। तो अपनी ये शपथ लेकर जब चंद्रगुप्त वो चाणक्य आगे बढ़े तो इनको एक बालक मिला रास्ते में। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको असाधारण प्रतिभा देखी। इनको लगा कि ये बालक बहुत ही असाधारण है, ये हमारे भारत के नाम इतिहास में कुछ ऐसा काम कर सकता है जो इसको अमर बना दे। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने अपना शिष्य बना दिया और इसको विशेष शिक्षा दीक्षा दी गई। और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को इतना प्रशिक्षित कर दिया गया कि 322 ईसा पूर्व, ईसा से 322 साल पहले इसने नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद को पराजित कर दिया। अंतिम सम्राट धनानंद, नंद वंश का अंतिम सम्राट धनानंद, इसको हरा दिया और मार डाला। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसी के साथ भारत में मगध में एक नया सूर्योदय हुआ, नया वंशोदय हुआ, मौर्य वंश। तो अब हम पढ़ते हैं मौर्य वंश। कक्षा 10 की बुक में जो इस साल कोर्स में रखा गया है
वो ये मौर्य वंश ही रखा गया है। और इसके अलावा रीट के जो सिलेबस में है उसमें भी मौर्य वंश शामिल है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा, सबसे पहले नाम अभी मैं बता रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा नाम है इसके पुत्र बिंदुसार का, और तीसरा नाम है बिंदुसार के पुत्र अशोक महान या अशोक वर्धन का। ये 3 राजा भारत पे मौर्य वंश के प्रसिद्ध हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व गद्दी पे बैठा, और कब तक बैठा? 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व गद्दी पे बैठा चंद्रगुप्त के मरने के बाद, और इसने राज किया 272 ईसा पूर्व। अशोक महान 272 ईसा पूर्व से अशोक महान का शासन शुरू होता है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत का शासक बना, चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत का शासक बना उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत का शासक बना, उस समय भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी आपको दिख रही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सभी भारत का हिस्सा थे, इसका हिस्सा थे। इसके अलावा ये जो बांग्लादेश नाम का देश है ये भी भारत का हिस्सा था। अगर देखा जाए तो वास्तव में भारत का स्थिति ऐसी थी। उस समय भारत इतना बड़ा माना जाता था। तो भारत जब इतना बड़ा माना जा रहा था तो इस संपूर्ण हिस्से को भारतवर्ष कहा जाता था। जितना एरिया में दिखा रहा हूँ ये सब क्या कहा जाता था? भारतवर्ष। और ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, यहाँ कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। तो हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में ये जो एरिया है ये सब क्या है? भारतवर्ष है। ऐसा विष्णु पुराण कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कहता है? विष्णु पुराण। अब ये मगध साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? मगध। और इसकी ये राजधानी पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य पे अब किसका शासन हो गया? 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य इधर ये सिकंदर यहां तक आया था 323 ईसा पूर्व। कब आया था? 323 ईसा पूर्व, राजा चंद्रगुप्त के राजा बनने से 1 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे ये भारत पे आक्रमण करने की सोच रहा था सिकंदर यहाँ पे आक्रमण करना चाह रहा था भारत पे, क्योंकि वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। लेकिन समस्या क्या हो गई कि जो भारत में जब वो प्रवेश किया तो भारत के इस भूभाग में जिस राजा से भी उसने युद्ध किया उसी राजा ने उसको नाकों चने चबा दिए। क्या चबा दिए? नाकों चने। यानी हर राजा से उसको टक्कर लेने में बड़ी दिक्कत आई। एक राजा था पोरस। पोरस से युद्ध करने पे सिकंदर को ऐसा लगा कि अब मैं हारने ही वाला हूँ, लेकिन संयोगवश वो जीत गया और पोरस को हराने में उसको सफलता मिल गई। यहीं से सिकंदर के सैनिकों का मनोबल गिर गया और सिकंदर के सैनिक बार बार इस बात पे जोर देने लगे कि भारत के बाहर ही जब ये स्थिति, अभी तो हमने भारत में अंदर घुसे नहीं है, उससे पहले ही हमें यहाँ नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं, तो अंदर जाके हमारा क्या होगा? जैसे ही हम भारत में प्रवेश करेंगे हमारी तो चटनी बनने वाली है।
क्या बनने वाली है? चटनी। इसलिए उनका मनोबल टूट गया, लेकिन फिर भी सिकंदर ने कहा नहीं, हम भारत पे आक्रमण करेंगे। भारत पे आक्रमण करने के लिए वो चल दिया। रास्ते में एक नदी पड़ी, झेलम। कौन सी नदी? झेलम। सिकंदर जब इस नदी को पार करना चाह रहा था, इस नदी में बाढ़ आ रही थी, एक एक करके इसके सैनिक इसमें डूबने लगे और बहके जाने लगे। शेष जो सैनिक बचे थे उन्होंने इसमें उतरने से मना कर दिया, झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया। और झेलम नदी को पार करने से जब सैनिकों ने मना कर दिया, तो सिकंदर को मजबूरी बस वापस लौटना पड़ा। कारण झेलम नदी नहीं थी, बताया जाता है झेलम नदी के कारण लौटे, लेकिन लौटने का कारण पोरस जैसे राजा थे, जिन्होंने यहीं से सिकंदर को परेशान कर दिया कि भारत में क्या होने वाला है ये सोचकर, और वो वापस चल दिया। और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई बेबीलोनिया में, सिकंदर मर गया। सिकंदर जब मर गया तो यहाँ ये वाला एरिया जो भारत का उसने जीता था, भारत के उत्तर पश्चिम वाला एरिया, वहां पे वो एक अपना सेनापति नियुक्त करके गया, नाम था सेल्यूकस निकेटर। अब इधर चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य को यहां तक बढ़ा के ले आया। अब चंद्रगुप्त मौर्य की और सेल्यूकस निकेटर के राज्य की सीमाएं छूने लगी। चंद्रगुप्त मौर्य और आगे बढ़ता जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते 305 ईसा पूर्व, कौन से सन में? 305 ईसा पूर्व एक युद्ध हुआ किसकस के मध्य? सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। कब हुआ? 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहा। और हारने वाला कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध में हार गया, और इसी के साथ ये सेल्यूकस निकेटर का राज्य किसके अधिकार में आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य के में और मगध के में। लेकिन इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ समझौता कर लिया। समझौता होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। उपहार में क्या दिए? 500 हाथी। 500 हाथी उपहार में देने के बाद इसकी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इसके अलावा कई सारे एरिया इसने वापस लौटा दिए सेल्यूकस निकेटर को, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों ने ऐसा कहा है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया। ये यूनानियों पर विजय, ऐसा कहा जाता है कि यूनानियों को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को हराने के बाद भारत के लोगों की ये धारणा बदल गई कि यूनानियों को कोई नहीं हरा सकता, और अब विदेशियों के खिलाफ, विदेशियों के विरुद्ध भारत की जो सेना थी, वो भारत का हर राजा था वो तैयार रहने लगा। तो इस तरह से भारत पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काफी सफलतापूर्वक चलता रहा। उनके गुरु चाणक्य ने उन्हें बहुत सारी नैतिक बातें बताई। बहुत ही अच्छा शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य का रहा। लेकिन अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक धर्म बदल अपना लिया, जैन धर्म। शुरुआत में ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, हिंदू धर्म को मानता था, लेकिन बाद में इसने कौन सा धर्म अपना लिया? जैन धर्म। जब जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया, तो जैन धर्म में अंतिम समय में जब व्यक्ति का समय अंत होता है, तो वो उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग देता है। सभी नहीं, कुछ लोग भिक्षु प्रवृत्ति के जो होते हैं, जो सन्यासी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग देते हैं। तो जैन धर्म अपनाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उपवास द्वारा अपने शरीर को कर्नाटक राज्य, यहाँ कर्नाटक राज्य है, इस कर्नाटक राज्य में एक जगह है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला,
बेलगोला में 298 ईसा पूर्व चंद्र पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? चंद्र पहाड़ी पर उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में चंद्र पहाड़ी पर, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, अपने शरीर का त्याग कर दिया। और इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का वंश समाप्त, चंद्रगुप्त मौर्य का काल समाप्त हो गया। इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार के कार्यकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहली बार अशोक को भेजा, फिर सुसीम को भेजा। पहली बार अपने पुत्र अशोक को भेजा तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए, दूसरी बार सुसीम को भेजा। यही घटना है। इसके अलावा इसके दरबार में 2 राजदूत आए, 2 विदेशी राजदूत इसके दरबार में आए, एक मिस्र से और एक यूनान से। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत आया था और यूनान के राजा का राजदूत बिंदुसार के दरबार में आए थे। उन राजदूतों के नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बिंदुसार की मृत्यु के बाद बिंदुसार के पुत्रों में ऐसा कहा जाता है युद्ध हुआ। इसका बड़ा पुत्र सुसीम था और अशोक था। दोनों महत्वाकांक्षी थे, दोनों ही राजा बनना चाहते थे। अशोकावदान नामक ग्रंथ तो ये कहता है कि अशोक ने राजा बनने से पूर्व अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अशोकावदान बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। उसमें लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजत्व प्राप्त किया था और इसको चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में इसको चंड अशोक कहता है, अशोकावदान नामक ग्रंथ। लेकिन अन्य जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और जैन ग्रंथ, वो अशोक को अलग तरह से प्रदर्शित करते हैं और अशोकावदान नामक ग्रंथ अशोक को बड़ा अत्याचारी राजा बताता है। तो अशोक राजा बन गया 273 ईसा पूर्व। लेकिन इसका राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व कहा बताया जाता है। अशोक का राज्याभिषेक कब बताया जाता है? 268 ईसा पूर्व। इसका मतलब 272 ईसा पूर्व में ये राजा बना, लेकिन राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद हुआ। कारण क्या था? कारण ये था कि इन 4 वर्षों तक इसका अपने भाइयों से संघर्ष चला। क्या चला? संघर्ष चला, और संघर्ष चलने के कारण ये 4 वर्षों तक राजा बनने में इसको दिक्कत रही। इसके बाद पढ़ते हैं कल।